अब टाइप्स ऑफ कंपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी जो है एक ऐसी कंपनी होती है जो स्पेशल एक्ट के अंडर बनाई जाती है। ठीक है, स्पेशल कानून के अंदर बनाई जाती है और वो काम भी उस कानून के हिसाब से ही करती है। वो नॉर्मल कंपनी नहीं होती, जैसे कि कंपनी खोले और फिर उसमें हम काम करते हैं, कुछ चीज़ बेचते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। वैसा इसमें सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये जो कंपनी है ये कोई एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है, कोई स्पेशल काम करने के लिए। तो स्टैट्यूटरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल लॉ और एक फंक्शन एज पर द लॉ, और ये काम करती है लॉ के हिसाब से। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो फैसी वगैरह के लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं ना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये एक स्टैट्यूटरी कंपनी है जो फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के अंडर बनी गई है। और इसका काम क्या है, फूड से रिलेटेड जो भी रेगुलेशन है इंडिया में वो करना। तो स्टैट्यूटरी कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो एक स्पेशल एक्ट के अंदर बनाई जाती है और उसका काम जो है वो उस एक्ट के हिसाब से करती है। वो उसका काम ये नहीं है कि कोई प्रॉफिट कमाना है, या जो उसके फंक्शंस रहते हैं वो एक्ट में लिखे होते हैं जिस एक्ट के अंडर वो बनी होती है। और जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसकी ओनरशिप 100% गवर्नमेंट की है। ठीक है, होप स्टैट्यूटरी कंपनी समझा होगा। इसके और भी एग्जाम्पल है। इसका एक एग्जाम्पल है आरबीआई। आरबीआई भी एक एक्ट के अंदर बनी है, शायद आरबीआई एक्ट 1934। आपने शायद आईसीएआई और आईसीएसआई भी सुना होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये भी एक स्टैट्यूटरी कंपनी है। ठीक है, सेकंड आता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी तो पढ़ा ही है। प्राइवेट कंपनी मतलब एक कंपनी, यहाँ पर लोग आते हैं मिलके काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। मेन फीचर्स है प्राइवेट कंपनी का कि उसमें मिनिमम मेंबर 2 और मिनिमम डायरेक्टर 2 होना चाहिए, और मैक्सिमम मेंबर जो है 200। अगर ये 200 से ज़्यादा मेंबर कभी भी प्राइवेट कंपनी में हो गए तो वो प्राइवेट नहीं कहलाई जाएगी। प्राइवेट कंपनी के रेस्ट्रिक्शन होते हैं कि वो शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। हमने फीचर्स में पढ़ा था शेयर ट्रांसफरेबिलिटी। प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर है वो किसी भी आउटसाइडर को अपने शेयर्स नहीं बेच सकते, ये हमने पढ़ा था। और प्राइवेट कंपनी है तो सीधी सी बात है, पब्लिक से पैसा तो ले ही नहीं सकती। और नो पब्लिक फंड रेजिंग, मतलब आईपीओ एफपीओ ये सब नहीं ले सकती वो पब्लिक से। एंड जो प्राइवेट कंपनी है उसको अपने एंड में ये वर्ड लिखना होगा, प्राइवेट लिमिटेड। जैसे फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, समझ में आया? तो प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें मिनिमम मेंबर 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं। ये पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। शेयर ट्रांसफर करने पे भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होता है, और इसका एग्जांपल है फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ऐसे ही पब्लिक कंपनी है, सेम फीचर्स है उसके भी, बस उसमें मिनिमम मेंबर जो है 7 होते हैं, और शेयर ट्रांसफर हमने पढ़ा था कि ईजिली हो जाते हैं, तो कभी भी उठ के आप शेयर मार्केट में बेच सकते हो, किसी को भी कभी भी खरीद सकते हो। और इसके मेंबर अनलिमिटेड होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। जैसे रिलायंस, टाटा, अडानी और एच यू एल, एस बी आई, एच डी एफ सी, ये सब जो है पब्लिक कंपनी है, इनमें अनलिमिटेड मेंबर होते हैं। कोई लिमिट नहीं है कि मेंबर 1 लाख मेंबर होना चाहिए, 2 लाख नहीं, कोई लिमिट नहीं, लेकिन मिनिमम 7 होना चाहिए। और ये सीधी सी बात है, पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक से पैसा ले सकती है। तो पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, और वो पब्लिक को ऑफर कर सकती है शेयर, पब्लिक इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। और ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड हो सकती है, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस, एचयूएल, ये सब जो कंपनियां हैं लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में। प्राइवेट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज बीएससी एनएससी में लिस्टेड नहीं हो सकती, पब्लिक कंपनी ही लिस्टेड हो सकती है। और जो ये फंड रेज करती है पब्लिक, तो आपने सुना होगा आईपीओ, या आईपीओ के थ्रू या एफपीओ के थ्रू फंड रेज करती है। ठीक है, पब्लिक कंपनी आईपीओ, एफपीओ और भी आता है, राइट इशूज एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर एक कंपनी आती है ओपीसी, 1% कंपनी जो होती है, ये एक ऐसी कंपनी होती है जो सिंगल पर्सन ओन करता है। मतलब इस कंपनी में, जैसे हमने पढ़ा प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए, मैक्सिमम 200, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन 1% जो कंपनी है, 1% कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर होता है। डायरेक्टर ज़्यादा हो सकते हैं पर मेंबर एक ही होता है सिर्फ। और इस कंपनी में, इस कंपनी को एक सिंगल पर्सन ओन करता है। कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है, इसलिए ये पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं कर सकती, और इसको ये ओपीसी अपने नाम में मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे शिक्षा स्टूडियो अगर ओपीसी होता तो शिक्षा स्टूडियो
OPC लास्ट में मेंशन करना रहता है। ये सोल ट्रेडिंग से बेटर होता है, मतलब जो सोल ट्रेडिंग या पार्टनरशिप से बेटर होता है। क्यों? क्योंकि इसको कंपनी का स्टेटस मिला है ना? कंपनी का स्टेटस मिला है, तो इसकी लायबिलिटी जो है लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, इसलिए ये थोड़ी बेटर है सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप वगैरह से। ओपीसी समझ में आया? ओपीसी। और ज़्यादातर लोग ओपीसी प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं खोलते हैं, ओपीसी खोलना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें कंप्लायंस कम होता है, टैक्स वगैरह जो है, रूल्स रेगुलेशन थोड़े कम हो जाते हैं। अब 3 कंपनी आती है: कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, ये 3 टाइप की कंपनियाँ आती हैं। इसमें सबसे पहले लिमिटेड बाय जो गारंटी कंपनी है, इसमें इनके जो एमओए हैं, जो कंपनी के डॉक्यूमेंट हैं, उसमें लिखा होता है एक फिक्स अमाउंट कि कल जाकर अगर कंपनी बंद होने पे आ गई, कल जाकर कंपनी का दिवाला निकल गया, कंपनी लॉसेस में चली गई, उस पे डेट आ गया, तो हर मेंबर इतना अमाउंट देगा। ठीक है, अगर कल को सच में बंद होने पे आई तो उस मेंबर को इतना देना ही पड़ेगा। उसके पास हो नहीं हो, उसका कितना भी इन्वेस्टमेंट हो कंपनी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना अमाउंट उसने गारंटीड लिया है उतना उसको देना पड़ेगा। तो ये लिमिटेड टू अमाउंट गारंटेड। ठीक है, जब कंपनी बंद होगी तो उसने जो गारंटी अमाउंट लिखा हुआ है उसमें उसको देना पड़ेगा। ये गारंटी कंपनी ज़्यादातर एनजीओ, क्लब वगैरह ये सभी होती है। ठीक है, मोस्टली एनजीओ होती है ये बड़े। समझ में आया? तो सिंपल, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब मेंबर्स वाइंडिंग अप के टाइम, कंपनी बंद होने के टाइम एक फिक्स अमाउंट देने की गारंटी करते हैं। तो जब वो कंपनी बंद होने पे आ जाती है तो उतना अमाउंट उनको देना पड़ता है। फिर आती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये कॉमन है, ये कंपनी जो है इंडिया में कॉमन है, बहुत कॉमन है, ज़्यादातर कंपनी यही है, लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, इसमें जो अनपेड वैल्यू है, मेंबर्स की लाइबिलिटी है, कल को कंपनी को लॉसेस हो गया या कंपनी बंद होने के कगार पे आ गई, तो मेंबर्स की लाइबिलिटी सिर्फ अनपेड शेयर अमाउंट तक ही है। जितना शेयर्स उसने खरीदा है, अगर उतना पूरा पे किया है तो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। अगर उतना पे, उसमें से कुछ पे करना बचा है, जैसे हमने देखा था, 100 रुपये का अगर शेयर्स आपने खरीदा है, उसमें से 80 पे कर दिया, 20 बचा है, तो कल को कंपनी बंद हो गई या लॉसेस हो गया तो 20 रुपये आपसे लेके लॉसेस कवर करेगी कंपनी। बाकी आपके पर्सनल एसेट्स वगैरह कुछ नहीं जाएंगे। ये बहुत कॉमन है इंडिया में, और इसमें लिमिटेड रिस्क होता है, क्योंकि आपकी जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ आपकी जितनी शेयर होल्डिंग है उस पर ही लिमिट उतनी ही रहती है। फिर आती है अनलिमिटेड कंपनी, जो कि कॉमन नहीं है इंडिया में। इसमें ऐसा कैसे कि आपने कितने भी शेयर्स लिए हो या गारंटी दी हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अनलिमिटेड कंपनी मतलब जब तक कंपनी का लॉस पूरा नहीं होता, आपके एसेट्स बेच बेच के भी ले लेगी कंपनी। अब समझ में आया? मैं अभी एक एग्जांपल से समझाऊंगा, इतना समझ लेना कि अनलिमिटेड कंपनी मतलब इसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बहुत ज़्यादा रिस्क है इसमें, आपके पर्सनल एसेट्स बेच कर भी जो है कर्जा पूरा किया जाएगा। बहुत रेयर है इंडिया में, ये बहुत ज़्यादा रेयर, मतलब मोस्टली ये लिमिटेड बाय शेयर्स ही चलती है कंपनी में। अभी इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल ये था कि सपोज एक एजुकेशन ट्रस्ट है, जैसे हमने पढ़ा था, और उसमें लिखा है, इसके एमओए या डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 1 लाख रुपया हर मेंबर देगा जब कंपनी बंद होने पे आएगी। तो ये कौन सी थी? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, फिर दूसरा, अभी मान के चलो एक कंपनी है, उस पे द 100 करोड़ का डेट है, 100 करोड़ का डेट है, और उसके पास 40 करोड़ के एसेट है, 40 CR के एसेट्स है। तो कंपनी के 60 करोड़ जो डेट है अभी भी बचा है पे करने को। ठीक है, तो कंपनी जो है, मेंबर्स के पर्सनल एसेट्स ही बेच के ये 60 करोड़ रुपया पे करेगी। मेंबर ने जितना शेयर्स लिया है, अगर वो उस अमाउंट से अगर ये कर्जा पूरा नहीं हो रहा है, तो वो पर्सनल एसेट्स बेच के कंपनी के कर्जा पूरा करेगी, तो उसको बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, वैसी एक तीसरी कंपनी मान लो कि आप जो है, ए ओन 100 शेयर्स, ए ने 100 शेयर्स लिया हुआ है, 10 रुपये का एक शेयर्स था, और लेकिन उसने पे अभी तक 8 ही रुपया किया है हर शेयर पे, तो उसने 100 शेयर्स के हिसाब से 2 रुपया अभी तक पे नहीं किया है, तो 200 रुपया अभी उसका पे करने को बचा है। तो जब कंपनी लॉस होने पे आ जाएगी, लॉस होगा कंपनी को या बंद होने पे आएगी, तो मैक्सिमम जो है मेंबर का लॉस इतना ही है, मेंबर इतना ही देगा, 200 रुपया बस। तो उसको लिमिटेड कंपनी बोलते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, मोस्ट कॉमन कंपनी इन इंडिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा।
अभी आते हैं दूसरी कंपनी पे। एक होती है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का सिंपल मतलब है कि जो ऐसी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी का कंट्रोल रखती है, दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर सकती है। अब वो कंट्रोल करने के लिए सीधी सी बात है, 50% से ज़्यादा शेयर्स उसको होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 50% से कम हुए, 49 हुए, तो जिसके पास 51% है वो कंट्रोल रखेगा। तो इसीलिए 50% से ज़्यादा कंपनी के जो शेयर्स है, कंपनी की ओनरशिप है, इस कंपनी के पास होना चाहिए। तो उस कंपनी को होल्डिंग कंपनी बोलेंगे। ठीक है, समझ गए? मतलब एक होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो किसी दूसरी कंपनी के अंदर 50% से ज़्यादा शेयर होल्ड करती है। समझ में आया? और वो जो अदर कंपनी है, जिस कंपनी में इस कंपनी ने होल्ड किया है, ये अदर कंपनी, वो अदर कंपनी बन जाती है सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी मतलब सपोज मैं एक सब्सिडरी कंपनी हूँ, तो मेरे जो 51% शेयर्स है वो किसी और ने लिए हैं। ठीक है, तो वो मेरी होल्डिंग बन जाएगी, मैं उसका सब्सिडरी बन जाऊंगा। ठीक है, अब इन्हीं का इन दोनों का मिला के एक छोटा भाई है एसोसिएट कंपनी। मतलब कंपनी पे कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल के लिए तो 51% से 50% से ज़्यादा चाहिए, लेकिन इसकी जो होल्डिंग है, सपोज इस कंपनी में, जो एसोसिएट कंपनी, इसके अंदर किसी और कंपनी का जो है 20% से ज़्यादा और 50% से कम इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये कंपनी जो है इसकी 20% या 25% की मालिक है, लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं। तो ये बन जाएगी एसोसिएट कंपनी। ठीक है, एसोसिएट कंपनी मतलब एक सामने वाली कंपनी अगर मेरी कंपनी में कुछ एक सिग्निफिकेंट वोटिंग पावर रखती है, मतलब उसका कुछ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है मेरी कंपनी में, वो डिसीजन बदलने की थोड़ी ताकत रखती है। 20% बहुत ज़्यादा होता है, हज़ारों करोड़ में 20% बहुत ज़्यादा होता है। तो उस कंपनी को एसोसिएट बोलेंगे। ठीक है, मैं कंपनी हूँ, सामने वाली कंपनी, उसने मुझ में 25% इन्वेस्ट किया है, तो और वो सीधी सी बात है मुझ पे थोड़ा बहुत कंट्रोल भी कर सकती है, उसके डिसीजन की कोई वैल्यू भी रहेगी, 20% है, तो मैं जो हूँ एसोसिएट कंपनी बन जाऊंगा उसकी। तो एक सिंपल एग्जांपल ले लें, जैसे टाटा सन्स जो है, उसने 60% इन्वेस्ट किया है टीसीएस में। ठीक है, 60% मतलब 50 से ज़्यादा हुआ, तो टाटा सन्स बन गया होल्डिंग कंपनी और टीसीएस बन गया सब्सिडरी। ऐसे ही ये रियल एग्जांपल है। टाटा सन्स जो है, उसने 30% इन्वेस्ट किया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड में। ठीक है, तो वो उसकी एसोसिएट कंपनी बन गई, ये एसोसिएट कंपनी बन गई। टाटा प्रोजेक्ट जो है वो एसोसिएट कंपनी बन गई, किसकी एसोसिएट? टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की। वैसे ही जो टीसीएस है वो सब्सिडरी कंपनी बन गई, किसकी? टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा। अब एक कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी का सिंपल मतलब है जिसमें 51% से ज़्यादा शेयर। ठीक है, मैं कंपनी हूँ और मेरे 51% से ज़्यादा शेयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं, गवर्नमेंट ने ले लिया है। मतलब मैं एक कंपनी हूँ और मेरे 51% से ज़्यादा शेयर्स जो है गवर्नमेंट के पास है, तो उसको बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। ये कंपनी की स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी, संभाल लेना। तो 51% से ज़्यादा मेरे शेयर्स अगर गवर्नमेंट के हैं, तो मैं गवर्नमेंट कंपनी बन जाऊँगा। अब भले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अकेले 51% खरीद रखे हैं, या स्टेट गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र, यूपी या स्टेट ने अगर 51% लेके रखा है तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी है, या फिर दोनों ने मिल के लिया हुआ है, किसी ने 30% और किसी ने 20 या 25% लिया हुआ है। ठीक है, सेंट्रल ने समझो 30% लिया है और स्टेट गवर्नमेंट ने 32% लिया है, तो टोटल कितना हो गया? 62%। तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाई जाएगी। समझिए, और गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। ठीक है, इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है ओएनजीसी, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीएसएनएल और आईआरसीटीसी। ये सब कंपनी में गवर्नमेंट का 51% से ज़्यादा स्टेक है, इसीलिए ये सब कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाई जाती है। फिर आती है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी मतलब ये कंपनी ही होती है, कोई सी भी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कोई भी कंपनी हो, बट डोरमेंट का उसको स्टेटस मिलता है। डोरमेंट करके कोई कंपनी नहीं होती है, या आपने कंपनी खोली, आपकी कंपनी डोरमेंट हो गई, ऐसा नहीं है। डोरमेंट एक स्टेटस होता है जो कोई भी कंपनी को दे सकता है। कौन? आरओसी। और वो
डोरमेंट का मतलब होता है स्लीपिंग, मतलब वो कंपनी मर चुकी है समझो, या मरने वाली है। स्लीपिंग कंपनी, जो सो चुकी है कंपनी। तो आरओसी उसको डोरमेंट का, आरओसी उसको नोटिस भेज के उसका जो नाम है डोरमेंट कंपनी रख, डोरमेंट कंपनी करके रजिस्ट्रार में लिख देगा। और ऐसा वो क्यों करेगा? अगर उस कंपनी ने कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं किया है पिछले 2 साल में, मतलब उस कंपनी खुली हुई है, पड़ी है, ऑफिस है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने लास्ट 2 साल में कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं किया है। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो गया या कोई भी ट्रांजेक्शन, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन 2 साल में कुछ किया ही नहीं है। ठीक है। और ना ही कोई रिटर्न फाइल किया है 2 साल में, मतलब ना कोई टैक्स रिटर्न फाइल किया है, या गवर्नमेंट से कोई रिटर्न फाइल करना होता है, बहुत सारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उसमें ई फाइलिंग करना होता है, वो भी इसने नहीं किया 2 साल से। तो इस केस में आरओसी जो है कंपनी को डोरमेंट का स्टेटस दे देगी। समझ में आया? डोरमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी कि मैंने कंपनी खोली, रजिस्टर्ड हुआ, मैं वैलिड कंपनी हो गया, लेकिन मैं कोई एक्टिव बिजनेस कर ही नहीं रहा हूँ। फ्यूचर में एक्टिवेट हो तो बात अलग है, लेकिन मैं कोई एक्टिव बिजनेस ही नहीं कर रहा हूँ, खोल के बैठ गया हूँ, तो आरओसी मुझे डोरमेंट का स्टेटस दे देगा। फिर आती है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी, अब ये कंपनी भी कोई भी हो सकती है, प्राइवेट, पब्लिक या कुछ भी हो सकती है। फॉरेन कंपनी का सिंपल मतलब है ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुई है, लेकिन इंडिया में भी बिजनेस कर रही है। ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के बाहर, लेकिन उसका जो बिजनेस है इंडिया में भी है। ठीक है। ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट बाहर हुई है, लेकिन उसका बिजनेस इंडिया में भी है। अब वो बिजनेस चाहे फिजिकली हो, खुद से अपने खुद के फिजिकल ऑफिस खोल के रखे हुए हैं, जैसे अमेजोन है, उसके वेयर हाउसेज हैं बहुत सारे इंडिया में। ठीक है, बेंगलोर साइड अगर आप वेयर हाउसेज हैं, तो और भी कोई भी कंपनी ले सकते हैं हम, जैसे सैमसंग, अगर सैमसंग का ऑफिस इंडिया में है तो वो भी फॉरेन कंपनी कहलाई जाएगी। वो हेडक्वार्टर उसका बाहर है, इंडिया के बाहर, रजिस्टर्ड भी इंडिया के बाहर हुई है, बनी भी इंडिया के बाहर है, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। अब वो बिजनेस चाहे फिजिकल हो, मतलब उसका खुद का ऑफिस यहाँ इंडिया में खुला हो, या किसी एजेंट के थ्रू उस कंपनी ने यहाँ काम कर रही है। एजेंट के थ्रू मतलब जैसे अमेजोन है, सपोज बाहर की कंपनी, चाहे अमेजोन हो या कोई भी हो, उसने अपने प्रोडक्ट यहाँ इंडिया में बेच लिए, लेकिन डिलीवरी के लिए उन्हें लोकल एजेंसी से पार्टनरशिप करी हुई है। डिलीवरी वगैरह के लिए लोकल एजेंसी से पार्टनरशिप करी हुई है, तो वो थ्रू एजेंट हो गया, ईदर बाय इटसेल्फ या बाय एजेंट या बाय इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब इंडिया में कोई भी ऑफिस नहीं है उस कंपनी का, इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुई है, लेकिन इंडिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। सबसे बेस्ट एग्जांपल नेटफ्लिक्स, कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है, लेकिन इंडिया में सर्विस तो प्रोवाइड कर रही है, हम सब्सक्रिप्शन तो लेते हैं, इसीलिए इसको भी फॉरेन कंपनी कहलाया जाएगा। ठीक है। तो फॉरेन कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी है, रजिस्टर्ड है, लेकिन इंडिया में बिजनेस कर रही है, चाहे वो सर्विस देना या गुड्स प्रोवाइड करना। अब डायरेक्ट वो खुद कर सकती है अपने ऑफिस खोल के, या एजेंट के थ्रू, और इलेक्ट्रॉनिकली। इसका नेटफ्लिक्स, अमेजोन सबसे बड़ा एग्जांपल है। और ये जो एक एजेंट है, इसका एक और एग्जांपल है नाइकी वगैरह, जो जूते की, शूज़ की कंपनीज होती हैं, वो ऑथराइज सेलर से यहाँ पर पार्टनरशिप करती हैं और वो उनके ब्याज पे बेचते हैं यहाँ पे। ये भी एग्जांपल है। अब फॉरेन कंपनी समझ में आया होगा। लेक्चर कैसा जा रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मैं बहुत एफर्ट्स डाल के जितना इजी हो सकता है आपके लिए बनाऊंगा, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लें। बस कमेंट ज़रूर कर देना, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, फिर मुझे भी पता चलेगा मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, कहाँ सही जा रहा हूँ। एक कंपनी आती है स्मॉल कंपनी। अब ये भी एक टाइप की कंपनी होती है, उसको स्टेटस मिलता है स्मॉल कंपनी का। ठीक है। अब वो स्टेटस कब मिलेगा? जब उसका कैपिटल जो है 50 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, या उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। मान के चलो मैं एक कंपनी हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो स्मॉल कंपनी है वो पब्लिक नहीं हो सकती। अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसको स्मॉल का स्टेटस कभी नहीं मिलेगा। पब्लिक कंपनी कभी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। ठीक है। अभी सपोज मैं एक कंपनी हूँ, मान के चलो प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी में मेरा जो कैपिटल है 50 लाख से कम है, तो मुझे स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिल जाएगा, और टर्नओवर मेरा 2 करोड़ से कम है, तो मुझे स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिल जाएगा। ठीक है। और ये स्टेटस क्यों लेते हैं, मतलब कंपनी क्यों स्मॉल कंपनी का स्टेटस लेना चाहती है, क्यों स्मॉल कंपनी बनना चाहती है? क्योंकि इसमें बहुत सारे कंप्लायंस रिलीफ मिल जाता है, मतलब टैक्स से रिलीफ मिल जाता है, गवर्नमेंट फाइलिंग से रिलेटेड, गवर्नमेंट रेगुलेशन थोड़ा कंट्रोल कम हो जाता है, बहुत सारे बेनिफिट है, इसीलिए लेती है कंपनी।
तो मतलब स्मॉल कंपनी एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम और टर्नओवर 2 करोड़ से कम। अब सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है, और एज प्रिस्क्राइब्ड। ये एज प्रिस्क्राइब्ड मतलब कि टाइम टू टाइम लॉ में जो भी लिखा गया है, ये फिगर्स यहाँ पर तो मैंने दे दिया। अब अगर लॉ में कुछ और फिगर्स लिखा होगा तो वो माना जाएगा, क्योंकि वो लॉ चेंज होता रहता है। फिलहाल तो ये मैंने दिया है बुक के हिसाब से, बाकी चेंज हुआ है, चेंज हुआ है। एक्चुअली ये करोड़ों में है, जो कैपिटल है ये करोड़ में है, ये भी बहुत ज़्यादा करोड़ में है। ठीक है, अभी का ये तो बुक में आपके दिया है 50 लाख एंड 2 करोड़। प्रिस्क्राइब मतलब टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस है, जो भी एक्ट में लिखा है वो माना जाएगा। जो मैंने नोट्स प्रॉपर नोट्स बनाए हैं उसमें मैंने थोड़ा अपडेटेड फिगर भी दिया हुआ है, कुछ समझेगा उससे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्मॉल कंपनी। अब आती है एक लास्ट कंपनी, कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब ऐसी कंपनी जो कोई एजुकेशन, चैरिटी, इन्वायरमेंटल, ये सब पर्पस के लिए बनी गई हो। ये कंपनी प्रॉफिट वगैरह नहीं बांटती है, सारा काम इसका चैरिटेबल होता है। तो समझ लो एनजीओ वगैरह को ही सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं। अब ये जो सेक्शन 8 है, इस कंपनी को एकदम कॉमनली इंडिया में सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंदर इसका प्रोविजन दिया हुआ है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं, तो इसीलिए इसको मोस्ट कॉमन सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं। सेक्शन 8 कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो चैरिटेबल पर्पस के लिए बनती है, वो प्रॉफिट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, और उसको लाइसेंस लेना कंपलसरी है। ठीक है, उसको लाइसेंस लेना कंपलसरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से उस कंपनी को लाइसेंस लेना पड़ता है। उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, मैंने बोला था लिमिटेड बाय गारंटी ज़्यादातर इन केसेस में होता है। और उस कंपनी को ये वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत, तो उसको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सबसे अच्छा एग्जांपल है बीइंग ह्यूमन, सलमान खान की जो बीइंग ह्यूमन है वो सेक्शन 8 कंपनी है। रिलायंस फाउंडेशन सेक्शन 8 कंपनी है, और भी इन्फोसिस फाउंडेशन, ये सब सेक्शन 8 कंपनी है। तो सेक्शन 8 कंपनी एक ऐसी कंपनी जो चैरिटेबल पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट होती है, उसको लाइसेंस लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, और उसे लिमिटेड या प्राइवेट वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओ आपको टाइप्स ऑफ कंपनी समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक बार अपने मेन नोट से गो थ्रू करवा देता हूँ, क्योंकि आपको उसमें से ही पढ़ना है। ये जो हैंड रिटन नोट्स है ये भी मैं प्रोवाइड करूँगा आपको, अगर इसमें से थोड़ा बहुत जम रहा है तो आप ये कर सकते हैं, बाकी मेन नोट्स मेरे इनफ हो जाएंगे। ये रहा मेन नोट। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो स्पेशल लॉ के अंडर बनी रहती है, और वो काम भी उस लॉ के हिसाब से करती है। और इसका एग्जाम्पल सबसे आरबीआई, जो आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर बनी है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1964 के अंदर बनी हुई है, ऐसी एलआईसी भी है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनी है और स्पेशल लॉ के अंडर बनी है। फिर रजिस्टर्ड कंपनी मतलब हर कंपनी को कंपलसरी रजिस्टर्ड होना पड़ता है, मतलब जब तक कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी, कंपनी तो खोल ली है लेकिन जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगी तब तक वो वैलिड कंपनी नहीं कहलाई जाएगी। फिर हमने पढ़ा था प्राइवेट कंपनी, जिसमें मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 200, और वो शेयर इशू नहीं कर सकती, और उस शेयर जो है शेयर इशू नहीं कर सकती पब्लिक को, और ट्रांसफ़र भी इजीली नहीं कर सकती, उस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है। ऐसे ही पब्लिक कंपनी मिनिमम उसमें 7 मेंबर थे, अपर लिमिट कोई थी नहीं, मैक्सिमम अनलिमिटेड थे, और वो पब्लिक को शेयर्स इशू कर सकती है, मैंने बताया था आईपीओ एफपीओ के थ्रू, और उसके शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल है, कल को कोई भी उठ के शेयर मार्केट से खरीद सकता है और बेच सकता है। फिर आती है 1% कंपनी ओपीसी, जिसमें सिंगल प्रमोटर होता है, मतलब सिंगल मेंबर होता है, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, इसीलिए ये सोल ट्रेडिंग से बेटर होती है, और इस कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने बताया था ना ओपीसी में बहुत सारे कंप्लाइंस कम होते हैं, टैक्स कंप्लाइंस सबका फ़ायदा मिलता है, इसीलिए लोग ओपीसी खोलना पसंद करते हैं। तो नॉर्मल जो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी है उनको साल में एनुअल जनरल मीटिंग रखना कंपलसरी है, नहीं रखेंगे तो फाइन पड़ जाता है, लेकिन ओपीसी के केस में ऐसा नहीं है, एजीएम रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंपनी में मेंबर तो सिंगल है लेकिन वो डायरेक्टर एक से ज़्यादा अपॉइंट कर सकती है, ये हो गई ओपीसी। फिर हमने पढ़ा था कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जितने कंपनी के मेंबर हैं, मेंबर ने जितना वैल्यू नहीं पे किया है तो कंपनी उसी से उतना ही अमाउंट लेकर डेट पे कर सकती है, पर्सनल एसेट्स वगैरह नहीं ले सकती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जितना लिखा गया है एमओए में, जितना गारंटी लिया है उस मेंबर ने उतना उसको देना पड़ेगा। अनलिमिटेड कंपनी, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना लिखा कितना नहीं,
पर्सनल एसेट्स भी बेच करके कंपनी का डेट कवर होगा। फिर आती है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी का 50% से ज़्यादा शेयर्स ओन करती है, और जिस कंपनी का वो 50% से ज़्यादा शेयर्स ओन करती है वो बन जाती है सब्सिडरी कंपनी। फिर आती है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके 51% से ज़्यादा शेयर्स गवर्नमेंट ने ले रखे हों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ने मिलकर। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी, उसको भी थोड़ा एडजस्ट कर लेना। फिर आती है फॉरेन कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है लेकिन इंडिया में बिजनेस कर रही है। अब वो चाहे खुद से करे, खुद के स्टोर वगैरह या ऑफिस खोल ले, या एजेंट के थ्रू करे, जैसे नाइकी ने इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर से टाइप किया है अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए लोकली, या वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से हो, मतलब इंडिया के बाहर उसका ऑफिस हो, इंडिया में ना हो, लेकिन सर्विस वो इंडिया में दे रही हो। तो आई वो फॉरेन कंपनी आपको समझ में आया होगा। और फिर हमने पढ़ा था डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई है, बनी है, ऑफिस है, सब कुछ है, लेकिन वो लास्ट 2 ईयर से ट्रांजेक्शन नहीं कर रही है, ना रिटर्न फाइल कर रही है। तो ऐसे केस में आरओसी उनको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है नोटिस भेजेगा, और उसका जो नाम है एज अ डोरमेंट कंपनी लिख देगा। मतलब ये एक स्टेटस है जो कंपनी को मिलता है। ऐसी एक लिस्टेड कंपनी होती है, मतलब ऐसी कोई भी पब्लिक कंपनी जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मतलब एनएससी या बीएससी में लिस्टेड है, उसको सेबी के रेगुलेशन फॉलो करना पड़ते हैं। अपना रिलायंस, एचडीएफसी, टाटा, एक्सिस, एसबीआई, ये सब लिस्टेड कंपनी है। फिर हमने पढ़ा था स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी भी एक स्टेटस है, कोई भी कंपनी जो पब्लिक नहीं होना चाहिए बस। उधर 50 लाख पेड अप कैपिटल था, टर्नओवर 2 करोड़ था, जो मैंने अपने रिटर्न नोट्स में देखा क्योंकि वो बुक के हिसाब से था। लेकिन ये मैंने, और नीचे एक लाइन थी एज में प्रिस्क्राइब्ड, मतलब टाइम टू टाइम लॉ के हिसाब से चेंज होते रहता है। वैसे ही यहाँ पर मैंने थोड़ा अपडेटेड डाला है कि 4 करोड़ से कम अगर पेड अप कैपिटल है और 40 करोड़ से कम अगर टर्नओवर है तो उस कंपनी को स्मॉल कंपनी कंसीडर कर सकते हैं। और स्मॉल कंपनी का फ़ायदा क्या था कि उसको थोड़े बेनिफिट्स मिल जाते हैं, टैक्स में, रेगुलेशन, कंप्लाइंस थोड़े कम हो जाते हैं। फिर ऊपर तो हमने सब्सिडरी और वो सब पढ़ा, सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी, वैसे ही एसोसिएट मैंने पढ़ाया था कि इसकी होल्डिंग जो है 20% से ज़्यादा, 50 से कम होना चाहिए। उसका कोई सिग्निफिकेंट कंट्रोल होना चाहिए सामने वाली कंपनी में। उस कंपनी में इस कंपनी का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होना चाहिए, तो उस कंपनी को हम एसोसिएट कंपनी बोलेंगे। अगर 50% से ज़्यादा हो गया तो वो सब्सिडरी कहलाई जाएगी। फिर लास्ट कंपनी हमने पढ़ा था सेक्शन 8 कंपनी। ऐसी कंपनी जो चैरिटेबल पर्पस के लिए बनी है और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना कंपलसरी है, और वो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ नहीं करेगी लास्ट में, उसको कोई कंपलसरी नहीं है यूज़ करना। जैसे इन्फोसिस फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, टाटा फाउंडेशन, ठीक है, तो उसको सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं। आई होप आपको टाइप्स ऑफ कंपनी समझ में आया हो। नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे कंपनी सेक्रेटरी पे पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन में कुछ गड़बड़ है या कुछ भी आपको फीडबैक देना है तो कमेंट करके मुझे बताओ, और ऐसे ही सपोर्ट करो।